हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रोज की तरह ही पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस। तो आज हम पैसिव वॉइस इतनी आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं कि शायद आपने अपने जीवन में इससे आसान तरीके से नहीं पढ़ा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमें आपका प्यार और अपना तो बराबर मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें प्रेरणा मिलती है और हम बेहतर काम के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए इससे ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और पहली एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पहली एक्सरसाइज पैसिव वॉइस की क्या कर रही है? टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हमें एग्जैक्टली करना क्या है? हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, हमें एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करना है, इसके लिए थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है ना कि एक्टिव वॉइस, जैसा आप जानते हैं कि पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं कि आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का जो सामान्य फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला जो एक्टिव वॉइस का होता है बेटा, ये हमने एक्टिव वॉइस लिखा, ठीक है ना। ठीक है ना। इसका जो कॉमन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं, और मेन वर्ब के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ये कॉमन फॉर्मूला है, ये एक्टिव वॉइस का कॉमन फॉर्मूला है कि सामान्य रूप से यही लागू होता है हर जगह पे। थोड़ा सा पेन का कलर डिफरेंट कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक पे मुझे लग रहा है कि ब्लैक पर पेन अपन को कौन सा चलेगा। ब्लैक पे अपन को कलर सेलेक्ट करते हैं, कलर में, अरे एक मिनट कहाँ गया हम, येलो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये ठीक है, ये कलर बेटर लग रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, कॉमन बेटा, कॉमन फॉर्मूला एक्टिव वॉइस का क्या है कि सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब लगाते हैं, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये किसी भी एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है। इसको दूसरे तरह से ये समझें कि भाई कोई इंसान खड़ा है तो वो कैप पाँव में लगाएगा कि सिर में लगाएगा? पाँव में कैप लगाएगा। फिर उसके बाद में शर्ट, उसके बाद में शर्ट पहनेगा, फिर पैंट, और उसके बाद में मोजे कहाँ पहनेगा? पाँव में नीचे, जूते या मोजे नीचे पहनेगा। अब ये तो हो गया सीधा भाई कि सामने वाला इंसान सीधा खड़ा है। जब पैसिव का मतलब हो जाता है इसका बिल्कुल उल्टा, कि भाई हमने किसी इंसान को उल्टा कर दिया, उसके पाँव ऊपर हैं, फिर उसका धड़ आ रहा है, उसका फिर उसके बाद नीचे सिर आ रहा है। तो जब हम पैसिव वॉइस का कॉमन फॉर्मूला बनाते हैं, हम जब पैसिव वॉइस का कॉमन फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है ना, तो फिर हम क्या कर देते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सबसे पहले हम आगे लिखेंगे, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब तो अपनी जगह लगाएंगे, इसे जो भी लगेगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी हर पैसिव वॉइस में। देखिए कोई सा भी टेंस हो, किसी भी मॉडल की बात हो, या किसी भी बनावट में, किसी भी सेंटेंस में, या किसी भी टेंस में जब हम बनाएंगे, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेगी। इसके बाद हम क्या लगाते हैं बेटा? बाय लगाते हैं, और बाय के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को आगे लगा देते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लगा देते हैं, है ना। हम ऑब्जेक्ट को आगे लगा देते हैं, सब्जेक्ट को पीछे लगा देते हैं। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की का आना जरूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली होते क्या हैं। कई सारे बच्चों के साथ में ये परेशानी होती है कि उनको आता भी है लेकिन नहीं भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आधा अधूरा आता है ना। कई बार कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहती है। तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति को हम करते हैं दूर। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है बेटा? सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला सब्जेक्ट होता है। डूअर, डूअर ऑफ एनी वर्ब, ठीक है ना, डूअर ऑफ एनी वर्ब। तो जो भी किसी क्रिया को, किसी कार्य को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? कर्म, जिसके साथ क्रिया होती है। अब यहां पर देखें, जिसके साथ क्रिया होती है वो कर्म कहलाता है। जैसे यहां पर देखते हैं, जैसे कि ये जो लिखा है पहले सेंटेंस में कि भाई ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया, तो यहां पर क्रिया क्या हो रही है? क्रिया यहां पर हो रही है डिफीटेड, डिफीट हो रही है, कि मतलब ऑस्ट्रेलिया ने हराया। तो यहां पर हारने की क्रिया कौन सी हो रही है? हारने की क्रिया हो रही है भाई, ठीक है ना। हराने की क्रिया मतलब हारने की, मतलब हराने की क्रिया हो रही है। इसको हराना बोलते हैं, हारना नहीं बोलते, ठीक है ना। हाँ, तो यहां पर इसको अपन क्या कहते हैं? हारना लिख दे, हराना लिख देते हैं। हराना, हराने की क्रिया हो रही है। करने वाला कौन है? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये किसको हरा रहा है? ये क्रिया, हारने की क्रिया, मतलब ये क्रिया किसके साथ हो रही है? तो वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ हो रही है। तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे बेटा, ठीक है ना। इतना मेरे ख्याल से समझ में सबको आ गया है।
कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, डिफीट यहाँ पर क्रिया है, पाकिस्तान एंड इंडिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब कॉमन फॉर्मूला पैसिव वॉइस का क्या है कि ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान को आगे कर देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद में बाय और सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है ना, तो एक एक करके हम इसको समझते हैं। अब उससे पहले क्या होता है ना बेटा, अगर पैसिव वॉइस सीखने हैं तो पैसिव वॉइस से पहले हमें मतलब हमें टेंस का आना जरूरी होता है कि भाई हमें टेंस सीखना है। तो टेंस की मैं आपको एक काम करूंगा कि टेंस की एक बार टेंस बनाना सिखाऊंगा, ताकि ये आपको बेहतरीन तरह से बनाना आ जाएगा। ठीक है ना, अब हमें मान के चलिए ये कॉमन फॉर्मूला है। अब ये कॉमन फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या लगाना है बेटा, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पाकिस्तान एंड इंडिया आगे लगा दिया। पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है ना, ये हमने आगे लगा दिया। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी इस टेंस को देख करके, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड पाकिस्तान एंड इंडिया। तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं लगी है, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस है और सेकंड फॉर्म, ये डिफीटेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये सेकंड फॉर्म से हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये कौन सा टेंस है बेटा, ये है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि ये सेकंड फॉर्म लगी, इससे पता चला। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर हमें पैसिव वॉइस में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में लेना पड़ेगा। तो पाकिस्तान एंड इंडिया दो सब्जेक्ट हो गए, तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वर्ब, ये वर्ब, तो ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई है ना, ये हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी। इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो डिफीट अपने आप में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी डिफीट ही होती है, डिफीटेड ही होती है। तो ये डिफीटेड हमने कर दिया। अब किसके द्वारा हराया जा रहा है, तो बाय ऑस्ट्रेलिया, बाय ऑस्ट्रेलिया। ये इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन बनेगा, इस तरह से इसकी बनावट होगी। ठीक है ना। अब यहां पर बेटा अंतर समझने और न समझने में अंतर सिर्फ इतना हो सकता है कि हमें टेंस नहीं आते। तो टेंस अगर मान के चलिए बाई चांस नहीं आते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं कि कौन से टेंस में क्या चीजें हमें लगानी है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट यार क्या हो रहा है, तो यहां जाते हैं और इरेज कर देते हैं इसको। यहां पर देखिए मैं आपको दोबारा से ये बताता हूं कि हेल्पिंग वर्ब को लेके एक्चुअली आपको दिक्कत आएगी कि हेल्पिंग वर्ब में हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम कुछ एक चार्ट बनाते हैं। चार्ट क्या कह रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का चार्ट है, देखते हैं जरा अभी, है ना। ये हमने लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है बेटा, डू और डज। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज होती है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का चार्ट है ना। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चार्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नीचे लिखते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हमने। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, इज, एम और आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तीसरा है, तीसरा जगह यहां कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है हमें पता होना चाहिए, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है ना। इसके बाद में चौथा आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स क्या है बेटा, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स है हैज बीन और हैव बीन। तो इतना सबको समझ में आ रहा है कि ये हमने क्या करा। अब ये पैसिव वॉइस समझने के लिए क्यों जरूरी है इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हैज बीन और हैव बीन किसकी होगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगर ये एक चीज समझ में आ गई तो पास्ट में भी ऐसे ही करना है, फ्यूचर में भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब समझ रहे हैं। जिन बच्चों को एग्जैक्टली थोड़ी सी इंग्लिश वीक है ना, उन बच्चों को इस चीज से बड़ी मदद मिलेगी, उन बच्चों को इस चीज से बड़ी
मदद मिलेगी कि भाई हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम क्या करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब पैसिव एक्टिव वॉइस में तो डू डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उसमें रख देंगे। मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे तो हम किसी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऊपर चली गई, ठीक है ना। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस, जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट में ऊपर वाला कौन सा, ये वाला, ये पास्ट इंडेफिनिट में, तो हम क्या करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है ना। अब कोई सेंटेंस मान के चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो इज़ारएम को तो हमने ऊपर भेज दिया, तो फिर इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इज़ारएम तो रहेगा, लेकिन इज़ारएम के साथ में हम क्या कर देंगे, बीइंग शब्द का प्रयोग कर देंगे। किसका प्रयोग कर देंगे, बीइंग शब्द कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना। इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग शब्द कर देंगे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया तो इज़ारएम ऊपर कर दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाया तो इज़ारएम के साथ में बीइंग लगा दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज हैव नहीं लगाएंगे, नीचे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, न कि हैज हैव का प्रयोग करेंगे। एक्टिव में मतलब जो टेंस बनाएंगे तब हैज हैव का प्रयोग करेंगे, पैसिव में हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में अच्छी तरह से आ गया है। अब रही बात चौथे सेंस की कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है। मतलब ये जो चार टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। टोटल 12 टेंस होते हैं पैसिव, तो 12 टेंस में से 4 में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। किस किस में नहीं बनता है मैं बता देता हूं। पहला तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई सा भी, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है। चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, चौथा है फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास टेंस में अगर बनाना है तो 12 में से सिर्फ 8 ही टेंस में हमको पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से एक बार समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें डू डज नहीं लगाना है, पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाना है तो इज एम आर के साथ में बीइंग लगाना है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हैज हैव के साथ में बीन लगा देना, हैज बीन, हैव बीन, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनता ही नहीं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया। सेम टू सेम हमें करना है पास्ट में। यहां पर प्रेजेंट की जगह मान के चलिए पास्ट कर देते हैं, चलो लिख ही देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। इसमें थोड़ा रिमूव ऑल कर देते हैं, रिमूव ऑल का ऑप्शन ठीक रहेगा। अब हम पास्ट की बात करते हैं। ये हमने यहां पर ले लिया पास्ट इंडेफिनिट, क्या ले लिया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना, सॉरी इन आई एन लगा था, इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, है ना। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं जरा एक बार। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी होती है वॉज वर, क्या होती है, वॉज और वर होती है। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं, तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हैड, एक ही होती है। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है हैड बीन, ठीक है ना। तो जो हमने प्रेजेंट में करा था वही इसमें करना है कि पास्ट इंडेफिनिट जब टेंस बना रहे हैं तो डिड लगेगा उसमें, जब भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में नहीं लगता है। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को ऊपर पहुंचा देंगे, जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुंचा दिया था। पास्ट कंटिन्यूअस जब बनाएंगे तो हम वही करेंगे जैसा उसमें करा था, बीइंग लगा देंगे इसमें। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है ना, वॉज वर्ब के साथ बीइंग लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट जब बनाएंगे तो हैड नहीं लगाना है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड बीन का प्रयोग कर देंगे, नीचे वाली हेल्पिंग वर्ब ऊपर चली जाएगी, और इसमें बनेगा ही नहीं, इसमें आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। दोबारा समझ लेते हैं, पास्ट इंडेफिनिट जब बनाएंगे पैसिव वॉइस तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे,
जब पास्ट कंटिन्यूअस की का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब के साथ में बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। पास्ट परफेक्ट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड लगा के हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब ऊपर ले जाना। तो आई होप समझ में आ गया। ऐसे ही हमें फ्यूचर में करना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल शैल। मैं यहां लिख देता हूं, चलो 1 मिनट के लिए, विल शैल। तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट की होती है, लेकिन हमें फ्यूचर इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल शैल नहीं लगाएंगे, हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, विल बी और शैल बी करके, बी लगेगा इनके साथ में, है ना। तो ये आई होप कि सबको समझ में आ गया, लेकिन फिर भी अगर लिखना है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं लिख के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको। फ्यूचर का भी देख ही लेते हैं भाई, फ्यूचर का भी लगे हाथ देख ही लेते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की कि भाई जब फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? विल शैल है, विल और शैल, इससे क्या है हेल्पिंग वर्ब भी पता चल जाएंगी। अब जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी, ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट भी लिख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? उसकी है विल हैव और शैल हैव, ठीक है। लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये थोड़ा सा थ्योरी जैसी क्लास हो गई, ये क्लास एक्चुअली क्या है ना, एक्सरसाइज से ज़्यादा तो थ्योरी बन गई, क्योंकि जरा बताना जरूरी है। तो बेटा इसकी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वो है विल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमने प्रेजेंट में किया था वैसे इसमें करेंगे कि हम क्या करेंगे, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाना है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाएंगे, विल बी शैल बी लगाएंगे पैसिव वॉइस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में जैसे हम पास्ट और फ्यूचर तो उसमें बीइंग लगाते हैं, लेकिन इसमें तो बनेगा ही नहीं ना, इसमें बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें नीचे वाले में भी नहीं बनेगा। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करेंगे तो विल हैव शैल हैव की जगह विल हैव बीन शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स ऊपर ले आएंगे। तो आई होप कि मेरे ख्याल से ये जो थ्योरी है ये सबको समझ में आ गई है। अब हम एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, नहीं तो फिर तो लेक्चर में पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर बेटा इससे कैसे पता चल रहा है कि ये जो डिफीटेड है, ये डिफीट क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट पता चल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पैसिव वॉइस की बात कर रहा हूं, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, है ना। अब बना लेते हैं। तो हमने क्या करा था, जो कॉमन फार्मूला होता है वो कॉमन फार्मूला क्या होगा पैसिव वॉइस का? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कौन सी लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। और उसके बाद में बाय लगाएंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे। ये है पैसिव वॉइस का कॉमन फार्मूला, ठीक है ना, पैसिव का कॉमन फार्मूला, ठीक है ना, ठीक है ना, ये है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एंड इंडिया यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? पाकिस्तान एंड इंडिया। अब चूंकि सब्जेक्ट में दो लोग हैं, दो कंट्रीज हैं, तो वाज या वर में से क्या आएगा? वर आएगा। डिफीट की, अब यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मेन वर्ब क्या है? डिफीटेड। तो डिफीटेड की थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड ही है, ठीक है ना, डिफीटेड। बाय लगाएंगे और बाय के बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऐसे बनेगा बच्चा। आई होप कि सबको समझ में अब आ रहा होगा अच्छी खासी, क्योंकि पहले तो हो सकता है हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं तो कैसे बनेगा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। तो ये पहला का आंसर क्या होगा कि पाकिस्तान एंड इंडिया वर डिफीटेड बाय ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। ओके, अब इसको मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सेकंड वाला क्वेश्चन भी यही करेंगे ना भाई अपन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ही वॉन द रेस।
अब इसमें कैसे पता चलेगा हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, वॉन विन की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट ही है। सेकंड वाला भी कौन सा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पास्ट इंडेफिनिट है। कौन सा है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या करा था, वॉज वर्ब का ही प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे यहाँ पर, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज वर्ब लगाएंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट तो हो गया ही, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब हो गया, और ये रेस क्या हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम द रेस से चालू करेंगे तो सेंटेंस कैसे बनेगा, द रेस, अब रेस सिंगुलर है, वॉज, वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन ही होएगी, वॉन सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म, और द रेस वॉज वॉन बाय ही का, जब ही को ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्ट के तौर लोग वहां पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसका हिम बन जाएगा, बाय हिम। ये सेंटेंस का आंसर। अभी समझ में आया सबको, मेरे ख्याल से पैसिव वॉइस समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अब थर्ड में भी क्या है, टुक लिखा है ना, तो टुक भी क्या है बेटा, टेक की सेकंड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेक है, सॉरी, है ना। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म से ये समझ में आ रहा है कि ये भी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में वही वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये यहाँ पर इट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इट वॉज, इट के साथ में वॉज लगेगा, वर्ब लगेगा, इट वॉज, वर्ब क्या है, टुक है, तो इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, और टेकन इल, इट वॉज टेकन इल, है ना, बुरा मानना, टुक इल, टेक इट इल का मतलब क्या होता है, बुरा मानना। तो इट वॉज टेकन इल बाय, किसके द्वारा, दे का, है ना। तो दे को जब पीछे ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में ले जाएंगे, तो उसका क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, उसका क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। ये पास्ट इंडेफिनिट। अब ये देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ रहा है, वॉज का प्रयोग हो रहा है पहले से ही, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। कौन सा है ये टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब जब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है हमको, तो हमने क्या सोचा था कि वॉज वर्ब के साथ में हम क्या लगा देंगे, बीइंग शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बीइंग शब्द लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, वॉज वर्ब के बाद में, ठीक है ना। तो ये रश्मि क्या हो गया, रश्मि सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वॉज हो गया, वॉचिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया, और अस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब ये अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे, तो क्या अस लिखेंगे कि वी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वी। अस क्या बन जाएगा, वी बन जाएगा। वी के साथ में वॉज और वर्ब में क्या आएगा, वॉज और वर्ब में क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वर आ जाएगा। वर के साथ में हम बीइंग लगाएंगे, नहीं तो फिर कंटिन्यूस नहीं, फिर तो इंडेफिनिट जैसे हो जाएगा। तो वी वर बीइंग। अब वी वर बीइंग के बाद में हम क्या करेंगे, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वॉचिंग की थर्ड फॉर्म क्या है, वॉचिंग की थर्ड फॉर्म बन जाएगी वॉच्ड। क्या बन जाएगी, वॉच्ड, ये थर्ड फॉर्म बन गई। और वॉच्ड किसके द्वारा, बाय, बाय के बाद में क्या करेंगे हम, रश्मि। ये बन गया बेटा। आई होप ये समझ में आ रहा है सबको, है ना। इसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये वाई डायरेक्टर, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है तो इसको छोड़ दो। शी केप्ट मी वेटिंग, ये शी केप्ट मी वेटिंग, वो मुझे इंतजार कराती रही। अब यहाँ जो केप्ट आ रहा है यहाँ पे बेटा, ये जो केप्ट आ रहा है ना, ये क्या है, कीप की सेकंड फॉर्म है। किसकी सेकंड फॉर्म है, ये कीप की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। हम्म। अब ये केप्ट आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस, कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस आना जरूरी है, पास्ट इंडेफिनिट है। ये कौन सा टेंस है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम, वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वॉज वर्ब का। कब करेंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इसको देख लेते हैं, वॉज वर्ब का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए, है ना। अब यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यहाँ पर शी। केप्ट क्या है ना, केप्ट वेटिंग, ये पूरा एक ही वर्ब है, केप्ट वेटिंग, ये एक वर्ब हो गया, ठीक है ना। यहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मी से चालू करेंगे, तो मी को जब सब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, आई वॉज, है ना। मेन वर्ब क्या है, केप्ट, क्या सॉरी, केप्ट वेटिंग। तो आई वॉज केप्ट वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग, इसके द्वारा, बाय शी को पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। ओके, आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है। यू वांट टू स्पीक समथिंग, ओके, चलिए। तो
अब यहां पर देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले मैं क्या करता हूं, एक कॉमन फॉर्मूला पैसिव वॉइस का परमानेंटली हर शीट पे लिख ही दूंगा ताकि आपको समझने में परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। पैसिव कॉमन फॉर्मूला क्या कहता है, ऑब्जेक्ट लगेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, जैसा सेंटेंस होगा मतलब जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहेगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी बेटा, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। उसके बाद लगेगा बाय, और बाय के बाद क्या लगेगा, बाय के बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट। ये कॉमन फॉर्मूला है, सब जगह लागू। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही चीट्स एवरीडे, एवरीडे एवरीवन या एवरीबॉडी होगा। अच्छा डे नहीं है ये, अच्छा अच्छा ओके ओके, ही नहीं, एवरी डे भी नहीं है और एवरी वन भी नहीं है, ये एवरी इसको एवरीबॉडी भी कर दो। इस एवरीबॉडी में क्या होगा बेटा, फिर बाय नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट ही नहीं लग पाएगा। तो हम क्या करेंगे, एवरी डायरेक्टर की बात हो रहा था ये, एवरी डायरेक्टर, ठीक है ना। तो ये एवरी डायरेक्टर है यहाँ पर सही शब्द। ही चीट्स एवरी डायरेक्टर, वो हर डायरेक्टर को चीट करता है। ये बेटा क्या है, कौन सा टेंस है ये पता चल रहा है, ये जो एस लगा है ना चीट में, इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है। ये कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि चीट में एस लगा है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में मतलब सकारात्मक वाक्य में जब सब्जेक्ट जो सब करता होता है वो एक वचन होता है तो क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एवरी डायरेक्टर यहां पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसका आंसर बनाएंगे तो हम यहां पर बनाते हैं एवरी डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करने वाले हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहां लगाएंगे, इज एम आर लगेगा। तो एवरी डायरेक्टर सिंगुलर फॉर्म में आएगा, इसलिए यहां पर एवरी डायरेक्टर इज का प्रयोग करेंगे। चीट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चीट यहाँ पे थर्ड वर्ब की मतलब चीट्स तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म है, चीट की क्या करेंगे हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो चीटेड कर देंगे। एवरी डायरेक्टर चीटेड बाय किसके द्वारा, तो ही को जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम इसको हिम कर देंगे। आई होप कि ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे, अमिताभ बच्चन स्क्रीन्ड एन इमोशनल रोल। इसका मतलब क्या है कि अमिताभ बच्चन ने एक इमोशनल रोल प्ले किया, मतलब एक इमोशनल रोल किया, स्क्रीन मतलब किया एक तरह से मान के चलिए। तो यहाँ पर अमिताभ बच्चन तो क्या हो गया बेटा, टोटल मिला के ये सब्जेक्ट हो गया। स्क्रीन्ड यहाँ पर क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। और इमोशनल रोल एन इमोशनल रोल क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पूरा यहाँ से चालू हो जाएगा ऑब्जेक्ट इमोशनल रोल, ठीक है ना। तो अब हम इसको लिखते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि लिखने में हमें सेंटेंस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, अच्छा चूंकि स्क्रीन्ड क्या है बेटा, ये सेकंड फॉर्म है। तो जब ये सेकंड फॉर्म है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहां लिख देते हैं इसको ताकि समझने में आसानी होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, ठीक है ना। अगर मेरे क्या बोलते हैं ये जो मैं लिख रहा हूं, अगर ये इसके फॉन्ट छोटे नजर आए आपको तो कृपया करके कमेंट करके बताया करो मुझे, ठीक है ना। कृपया करके इसको कमेंट करके बताया करो कि सर ये दिखाई नहीं देता है। तो अगर दिखाई, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको कैसा लगता है वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर एन इमोशनल रोल, ऑब्जेक्ट से चालू करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एन इमोशनल रोल। तो यहां पर हमने कर दिया एन इमोशनल रोल, ठीक है ना। अब चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। वॉज, क्योंकि इमोशनल रोल अनकाउंटेबल ना होने ना, है ना, सॉरी काउंटेबल एन तो कर रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंगल फॉर्म है ना, एन आ रहा है। तो एन इमोशनल रोल वॉज स्क्रीन्ड, मेन वर्ब क्या है, स्क्रीन्ड की जगह स्क्रीन्ड ही आ जाएगा क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म भी यही है। स्क्रीन्ड बाय किसके द्वारा, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना। इस तरह से बेटा ये इसका यूज होगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। एवरीवन रेस्पेक्ट्स गांधी जी। ये गांधी जी, ये जी की स्पेलिंग एक्चुअली गलत लिख दिए, गांधी जी जे आई, ये तो लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। एवरीवन कि हर व्यक्ति गांधी जी को रेस्पेक्ट करता है। अब रेस्पेक्ट आ रहा है मतलब कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। कौन सी लगाएंगे,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर गांधी जी ऑब्जेक्ट है, एवरीवन क्या हो गया बेटा, सब्जेक्ट हो गया, रेस्पेक्ट क्या हो गया, वर्ब हो गया, गांधी जी क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या लगेंगे, सेंटेंस क्या लिखेंगे, गांधी जी इज रेस्पेक्टेड। अब यहां पर एक चीज बता देता हूं कि जब एवरीवन, एवरीबडी या ऑल शब्द का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है और उसको जब पीछे ऑब्जेक्ट यहां पर बाय के साथ लगाया जाए तो ऐसे में बाय और सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सेंटेंस इतना ही अपने आप में करेक्ट है कि गांधी जी इज रेस्पेक्टेड। यहाँ पे बाय एवरीवन या बाय ऑल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एवरीवन या ऑल जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो जनरली हम उसका प्रयोग बाय के रूप में नहीं, बाय के साथ नहीं करते, ठीक है ना। तो ये सेंटेंस इतना सही बनेगा, गांधी जी इज रेस्पेक्टेड, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, शोभा डिस्कस्ड दिस मैटर। डिस्कस्ड दिस मैटर बेटा कौन सी वर्ब के अनुसार हमें पता चलेगा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को देख के हमें पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये कौन सा है, ये टेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, क्या बात है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा। पास्ट इंडेफिनिट में वही जब पैसिव वॉइस लगाएंगे तो वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, वॉज और वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर शोभा क्या है, सब्जेक्ट है, डिस्कस्ड क्या है, वर्ब है, दिस मैटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे, दिस मैटर से शुरू करेंगे हम, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लेना है ना। तो दिस मैटर, दिस मैटर, अब चूंकि पास्ट है तो वाज आएगा इसमें मैटर के साथ में, दिस मैटर वाज। सिंगुलर वाज वर्ब क्यों नहीं आया, क्योंकि दिस अपने आप में सिंगुलर होता है, मैटर मैटर्स नहीं है, ठीक है। वाज डिस्कस्ड, डिस्कस की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिस्कस की थर्ड फॉर्म भी डिस्कस्ड ही होगी। किसके द्वारा डिस्कस किया जाता है, शोभा के द्वारा। सब्जेक्ट क्या है, शोभा के द्वारा। तो ये यहां पर हो गया आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, योर बिहेवियर वैक्सेस मी। अब यहां पर देखें, ये वैक्सेस मी एक क्रिया है ना। यहाँ बिहेवियर को, बिहेव अलग चीज है और बिहेवियर, तो ये सब्जेक्ट है ना, ये वैक्सेस वर्ब है और मी क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको समझाता हूं इसको, कि यहां पर हमको क्या लेना है बेटा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेना है। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी। तो मी को जब आगे लगाओगे तो क्या कर देंगे हम, इसको आई हो जाएगा। अब ये वैक्सेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ऐसे पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें एस या इसका प्रयोग हो रहा है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो आई एम, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आई एम वैक्स्ड। वैक्स्ड का मतलब होता है बेटा परेशान करना, आई एम वैक्स्ड। अब यहां पर ध्यान रखना, एट योर बिहेवियर, एट योर बिहेवियर। अब यहां पर बाय योर बिहेवियर की जगह एट योर बिहेवियर क्यों आया बेटा, क्या है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके साथ में हम बाय का प्रयोग नहीं करते हैं। कभी हम इन लगाएंगे, कभी हम टू लगाएंगे, है ना। जैसे मान के चलिए नो का प्रयोग करते हैं हम, किसका प्रयोग करते हैं, कभी नो का प्रयोग करते हैं। जैसे ये क्रिया होती है नो, KNOW, तो नो जब कभी क्रिया आ जाएगी ना, तो नो के साथ में बाय, नो मतलब इसमें बाय का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं, है ना। इस टाइप से ये होता है। अभी आने वाले सेंटेंसेस में हम बाकायदा इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने एट शब्द का प्रयोग किया, वेक्स के साथ में एट का प्रयोग होगा, ऑब्लाइज के साथ में हम, ठीक है ना, इन अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो जो भी शब्द आएगा, जैसे ऑब्लाइज के साथ में हम, ठीक है ना, मी का, सॉरी, टू का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑब्लाइज के, इसके अलावा क्या होता है, नो के साथ में हम टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सरप्राइज्ड है, इसके अलावा सरप्राइज्ड है, फ्राइटन्ड है, इन शब्दों के साथ में अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं बाय के स्थान पर, वो हम आगे वाली शीट में देखेंगे बाकायदा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पुलिस अरेस्टेड द मर्डरर। अब यहाँ पर देखो फिर अरेस्टेड आ गया, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया, है ना। पास्ट इंडेफिनिट बहुत दिए जा रहे हैं भाई, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है ये भी, ठीक है ना। अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता ही है हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वॉज वर्ब लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तब, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है बेटा, हमको ये समझना पड़ेगा, द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, अरेस्टेड वर्ब है, द मर्डरर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, द मर्डरर से हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, है ना। ये तो पास्ट है, इसको लिखे रहना दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, वॉज वर्ब हटा देते हैं, कॉमन फार्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। भाई पैसिव का कॉमन फार्मूला क्या होने वाला है, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में बाय लगाएंगे, बाय के बाद में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। इसको देख देख के बनाना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट क्या है, द मर्डरर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, द मर्डरर, मर्डरर। अब चूंकि ये पास्ट है, वॉज वर्ब लगेगा तो द मर्डरर वॉज, सिंगुलर है ना, वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड की थर्ड फॉर्म भी अरेस्टेड ही है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ज्यादातर एक जैसी होती हैं। अरेस्टेड बाय, किसके द्वारा, बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। ये इसका आंसर हो गया। आई होप कि सब लोग बना पा रहे हैं। आप एक काम करना है, इस वीडियो को देख के उसके बाद में अपने मन से कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करना। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी कह रहा है कि द पुलिस सीज्ड द लूटेड थिंग्स, कि भाई पुलिस ने क्या करा, जो लूटी हुई चीजें थी, लूटेड थिंग्स का मतलब लूटी हुई चीजें, जो डकैती का माल था, जो लूटी हुई चीजें थी, उनको सीज कर लिया, जब्त कर लिया। अब यहाँ पर ईडी लगाया, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर वही वाज वर्ब लगाना पड़ेगा, हमको क्या लगाना पड़ेगा, वाज वर्ब लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लूटेड थिंग्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर सीज वर्ब हो जाएगा, पुलिस क्या हो जाएगा बेटा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे, द लूटेड थिंग्स से करते हैं। द लूटेड थिंग्स। अब यहाँ देखो वॉज वर्ब में से वाज लगेगा, वर्ब लगेगा। बेटा ये सब्जेक्ट क्या है, थिंग्स आ रहा है ना, बहुवचन आ रहा है, तो यहाँ पर हम वॉज की जगह किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे बहुवचन में। खोल लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। द लूटेड थिंग्स वर सीज्ड, सीज की थर्ड फॉर्म भी सीज्ड ही होगी, ठीक है ना, सीज्ड की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। सीज्ड बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। आई होप कि अब आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यू करते जा रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में भी बेहतरीन तरीके से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, द साइज फीड्स द हॉर्स एवरीडे। बेटा साइज का मतलब, कई लोग इसको साइज बोलते हैं, कई लोग इसका साइज बोलते हैं। साइज का मतलब होता है घोड़ों की देखभाल करने वाला और उसको खाना खिलाने वाला व्यक्ति। भाई घोड़ा अपने आप खाना कहाँ से खाएगा, अगर मतलब अस्तबल में बंधा हुआ है तो वो अपने मन से खाना कहाँ खा लेगा। अगर वो खुला है, स्वतंत्र है, तो फिर वो अपने मन से खाएगा। लेकिन अगर वो पाले हुए घोड़े हैं, ठीक है ना, तो उनको फिर खाना खिलाना पड़ता है, तो उसकी देखभाल करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, उनको खाना वाना देने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं साइज, ठीक है ना। तो द साइज फीड्स द हॉर्स एवरीडे। अब यहाँ पर फीड्स आ रहा है बेटा, फीड्स क्या है, क्रिया है, जिससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। टेंस कौन सा, क्योंकि इसमें एस लगा है क्रिया के साथ में, तो ये तो क्रिया हो गई। द साइज यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और द हॉर्स क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। एवरीडे अदर्स में आ जाता है वो, तो एक क्या है, एवरीडे क्या है बेटा, ये एडवर्ब है, तो वो अपन बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। अब हमें द हॉर्स से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, तो सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे द हॉर्स, द हॉर्स। अब यहाँ पर फीड्स आ रहा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, जो कि हम बना रहे हैं, तो हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो द हॉर्स, एक ही हॉर्स है, तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है ना। द हॉर्स इज, फीड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फैड हो जाएगी, फैड बाय द साइज एवरीडे। अब ये एवरीडे वगैरह तो ये है कि आप इसको बाय द साइज के पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। द हॉर्स इज फैड एवरीडे बाय द साइज भी कर सकते हो, और द हॉर्स इज फैड बाय द साइज एवरीडे भी कर सकते हो, कोई इश्यू इसमें नहीं है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं भैया। शिवाजी डिफीटेड द मुगल एम्परर। डिफीटेड वही सेकंड फॉर्म आ गई। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया कि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म आ रही है। तो और यहाँ पर शिवाजी क्या है, सब्जेक्ट है, ये डिफीटेड क्या है, वर्ब है, और मुगल एम्परर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम मुगल एम्परर से चालू करेंगे, द मुगल एम्परर, गुल एम्परर। अब यहां पर क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। वॉज डिफीटेड, डिफीटेड की थर्ड फॉर्म भी डिफीटेड ही हो जाएगी, ठीक है ना। डिफीटेड बाय किसके द्वारा, शिवाजी, बाय शिवाजी। समझ में आ रहा है, आई होप कि समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए जरा। दे इन्वाइटेड अस इनटू देयर हाउस। यहाँ पर दे क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, इनवाइट क्या है, वर्ब है, अस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये अस से चालू करेंगे कि वी, अब ये कौन सा टेंस है, टेंस ये पास्ट इंडेफिनिट है।
पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का ही प्रयोग करना है, तो वी लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। क्यों लगाएंगे? अस को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। और ये दे सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएगा तो क्या बन जाएगा? देम बन जाएगा। तो वी वर इन्वाइटेड, वी के साथ में वी क्या है बेटा? बहुवचन नाउन है, प्रोनाउन है सॉरी। तो वी वर इनवाइट का, इनवाइटेड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? वो भी इनवाइटेड ही हो जाएगा। तो वी वर इनवाइटेड है ना, बाय देम, दे का क्या हो जाएगा? देम, इनटू देयर हाउस, इनटू देयर हाउस। अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वी वर इनवाइटेड इनटू देयर हाउस बाय देम, ऐसे भी कर सकते हैं, और वी वर इनवाइटेड बाय देम इनटू देयर हाउस, ऐसे भी कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अमित्स मदर मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, कि अमित की मम्मी ने बहुत ही शानदार खोज की है, कोई अच्छी खोज की है। तो यहाँ पर अमित्स मदर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेड क्या हो गया? वर्ब हो गया। और अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी, ये एक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करेंगे? दोबारा से एक बार यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा, तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हम लगाएंगे बाय, और बाय के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है ना? तो यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी पूरा एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर शुरू कैसे करेंगे? अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। अब ये चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज वरी लगेगा, तो वॉज लगेगा, वॉज मेड बाय अमित्स मदर, ऐसे भी कर सकते हो, अमित्स मदर या हिज मदर, ऐसे भी कर सकते हो। अमित्स मदर ही अपने आप में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? ऐसे हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 देखें जरा। हर फादर प्रेज्ड हिम, प्रेज्ड यहाँ पर टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में ज्यादा जा रहे हैं सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट। हर फादर प्रेज्ड हिम। अब यहाँ पर हर फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, प्रेज्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया, हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम करते हैं, बिल्कुल अभी कलाकारी कर देते हैं इसमें। हम हिम से चालू करेंगे। यहाँ पर हिम को जब सब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो ही बन जाएगा, है ना? अब ये पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, है ना? ही वॉज प्रेज्ड, प्रेज्ड की थर्ड क्या बोलते हैं? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? प्रेज्ड ही रहेगी। ही वॉज प्रेज्ड बाय हर। अब ये हर क्या है? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे आएगा तो क्या बन जाएगा? सॉरी, अरे रे रे, सॉरी 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 सॉरी, ही वॉज प्रेज्ड बाय हर फादर, का हर फादर ही रहेगा, बाय हर फादर, हर फादर, हर फादर, इस टाइप से बनेगा। ठीक है ना? पायल्स टीचर टॉट इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या लिखा है। पायल्स टीचर टॉट इंग्लिश, कि पायल के जो टीचर हैं वो क्या पढ़ाते हैं भैया? इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर पायल्स टीचर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। टॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी टीचर टॉट, टॉट क्या है? टीच की सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट यहाँ नीचे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ऊपर जगह नहीं दिख रही है तो नीचे बना देते हैं। कल से इसमें जगह करनी पड़ेगी ताकि लिखने के लिए जगह पर्याप्त स्पेस मिल जाए। तो इंग्लिश से शुरू करेंगे सेंटेंस को, किससे शुरू करेंगे? इंग्लिश से शुरू करेंगे। तो इंग्लिश वॉज टॉट, वॉज टॉट, टॉट की थर्ड फॉर्म टॉट ही होगी। टॉट क्या बोलते हैं? सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो इंग्लिश वॉज टॉट बाय पायल्स टीचर, पायल्स टीचर। अगर भाई वो पायल देख रही है मेरा वीडियो, अगर पायल मेरा वीडियो देख रही है, पायल मेरी एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट थी, अभी भी है ना? बस फोन नहीं करती है वो मुझे, ठीक है ना? तो अगर वो कोटा में बैठ के मेरे वीडियो देख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो कभी हम इस पे डालते हैं, स्टेटस वगैरह पर डालते हैं, तो वो देखती है निश्चित रूप से। तो अगर पायल मेरे वीडियो देख रही है तो उसको ये मैं बता दूं कि बेटा मुझे तुम ध्यान हो अभी भी, ठीक है ना? यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट। तो कभी कभार फोन कर लिया करो, ओके? तो बेटा ये क्या हो गया? इंग्लिश वॉज टॉट बाय पायल्स टीचर। ये समझ में आ गया है ना? इसको यहां से मिटाना पड़ेगा। क्यों मिटाना पड़ेगा? क्योंकि
हमें दूसरा सेंटेंस यहां बनाना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? द ऑफिसर साइंड द ऑर्डर एट वंस। तो यहां पर साइंड, अब इससे पता चल रहा है ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। टेंस कौन सा है बेटा? ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहां पर क्या है कि ऑफिसर क्या है? सब्जेक्ट है, साइंड यहाँ वर्ब है, और ऑर्डर क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो द ऑर्डर शुरू किससे करेंगे? द ऑर्डर से चालू करेंगे। द ऑर्डर वॉज साइंड, द ऑर्डर वॉज साइंड बाय द ऑफिसर, बाय द ऑफिसर एट वंस। द ऑर्डर वॉज साइंड बाय द ऑफिसर एट वंस, यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, द ऑर्डर वॉज साइंड एट वंस बाय द ऑफिसर। बाय द ऑफिसर पीछे भी लग सकता है और आगे भी लग सकता है, एट वंस पीछे भी लग सकता है। ठीक है ना, ये दोनों तरह से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द मैन कट डाउन द ट्री, कि भाई ये क्या करा? तो जो कट डाउन, यहाँ पर कट डाउन बेटा ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट पता चल रहा है, इसमें कटेड नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर मैन सिंगुलर क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे कट आ रहा है इसका मतलब ये पास्ट है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें एस लगता अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो। ठीक है ना, तो द मैन कट डाउन द ट्री, इसका हम क्या बनाएंगे? यहां बना लेते हैं इसका, द मैन कट डाउन द ट्री। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्री, द ट्री से बनेगा यहां पर द ट्री। ये भी पास्ट इंडेफिनिट तो वॉज लगेगा, वॉज कट डाउन की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होगी, कट डाउन काटना, कट डाउन बाय द मैन, क्या बनेगा? बाय द मैन बनेगा यहाँ पर, बाय द मैन। इस टाइप से ये सेंटेंस बनेगा। अब इसको हटाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर देखें, लेट्स, हाँ लेट्स है वो, लेट्स है, सॉरी लेट, सॉरी लेट्स नहीं है, लेट ही है वो। लेट दिस वर्क बी डन, ये तो बेटा अपने आप में पैसिव वॉइस है, ये पहले से ही पैसिव वॉइस बना हुआ है, तो इसको अपन को एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो ये अगर लेट दिस वर्क बी डन है, तो इसका बेटा सिंपल सा बनेगा डू दिस वर्क। यहां पर इसका एक्टिव वॉइस क्या बनेगा? डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो डू दिस वर्क है ना, जो हेल्प सीधे वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है ना, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बेटा कि हमेशा मेन वर्ब, मुख्य क्रिया से ही वाक्य की शुरुआत होती है, और उसको पैसिव वॉइस में बनाने के दो तीन नियम है। या तो शुड बी का प्रयोग करके बनाते हैं, लेट का प्रयोग करके बनाते हैं, या यू आर रिक्वेस्टेड का प्रयोग करके बनाते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड कब लगाते हैं? जब उसमें प्लीज वगैरह कोई शब्द लगा होता है, काइंडली या प्लीज शब्द लगा होता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड करके बनाया जाता है। तो तीन तरह से बनाते हैं वो, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा मैं आपको वैसे वैसे सिखाते जाऊंगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दोबारा से हमारी थंबनेल आ गई है कि भाई पैसिव वॉइस प्रैक्टिस सेट। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है? वाकई में यार, इससे आसान तो क्या ही होगा ना यार। तो आप खुद ही सोच के देखो जरा कि इससे आसान कुछ भी नहीं होने वाला है। एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं इसमें। एक्सरसाइज 2 भी सिंपल सी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 में देखिए, उससे पहले जरा मैं पानी पी के आता हूँ, 2 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ तो भाई हमने पानी पी लिया है और हम वापस आ गए हैं पानी पी के। ठीक है, कल से मैं बॉटल यहीं रखा करूंगा ताकि आपको 1 मिनट भी इंतजार ना करना पड़े। वैसे 1 मिनट इंतजार कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर समझ में आ रहा है तो क्या अच्छी, इससे क्या बात हो सकती है। ठीक है। हम्म, कहाँ है इसका? हम्म,
एक मिनट। ओके ओके ओके। हम्म। ठीक है। इसको अच्छा, ये तो हो गया ना। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए, वापस आ गए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड में। और अभी समय है तो बाकायदा हम पढ़ते हैं बाकायदा। तो देखिए, ये भी बेटा यहाँ पर भी क्या है कि ये सेकंड फॉर्म ही दे रखी है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसके अलावा भी हम बाकायदा और भी टेंसेस पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हर शीट पे हम लिख दिया करेंगे कि भाई जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कॉमन फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद हम बाय लगाते हैं, और बाय के बाद में हम लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट। तो ही हैंडेड अ चेयर, यहाँ पर उसने चेयर दी, ठीक है ना। तो हाथ में ये हैंडेड अ चेयर, ठीक है ना। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, हैंडेड यहाँ पर वर्ब है, और ए चेयर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट तो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चल रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ चेयर वॉज हैंडेड की थर्ड फॉर्म भी हैंडेड ही होगी। हैंडेड बाय ही को पीछे जाके क्या कर देंगे? हिम कर देंगे। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें कि तेंदुलकर स्कोर्ड अ सेंचुरी। तेंदुलकर यहाँ सब्जेक्ट है, स्कोर यहाँ पर वर्ब है, और सेंचुरी यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। एक बार फिर से, तो स्कोर्ड से पता चल रहा है कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में हमें क्या करना है? पास्ट इंडेफिनिट में हमें वॉज वर्ब का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ सेंचुरी, a century was scored। स्कोर की थर्ड फॉर्म, स्कोर्ड की थर्ड फॉर्म भी बेटा स्कोर्ड ही है। ये सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी है। तो a century was scored by तेंदुलकर। क्या हो जाएगा? तेंदुलकर। ठीक है ना। समझ में आया? आई हो कि अब मेरे ख्याल से अच्छी खासी स्पीड बन जाएगी, अच्छी तरह से समझ में आपको आ रहा होगा। मैनर्स रिवील कैरेक्टर। अब यहां पर देखो जरा, मैनर्स बहुवचन है, सब्जेक्ट यहां पर, रिवील यहां पर वर्ब है, कैरेक्टर। तो रिवील यहां पर जो सेंटेंस दे रखा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म रिवील्ड हो जाती। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है बेटा? प्लूरल है। और ये कौन सा सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सॉरी इंडेफिनिट है। मेरे ख्याल से गलत तो नहीं निकल गया मेरे मुंह से, मुझे खुद ही ध्यान नहीं है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा ये टेंस ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। तो यहां पर क्या करेंगे? करेक्टर, करेक्टर, करेक्टर के साथ में इज लगाएंगे कि करेक्टर यहां पर क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन है। करेक्टर इज रिवील्ड, रिवील्ड, रिवील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रिवील्ड बाय, नहीं, एक मिनट, बाय नहीं, नहीं। अरे करेक्टर, एक मिनट, क्या हो गया? क्या आ गया गले में?
चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो क्या चल रहा था हमारा सेंटेंस, ये हैंडेड ये तो हो गया, तेंदुलकर स्कोर्ड सेंचुरी, ये भी हो गया। मैनर्स रिवील करेक्टर, ओके। हाँ तो क्या बना बेटा, ये मैनर्स रिवील करेक्टर में यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे किस में बदलेंगे हम, जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें इज एम आर शब्द का प्रयोग, मतलब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो करेक्टर इज रिवील्ड बाय मैनर्स, यहाँ पर ऐसे करेंगे, क्या करेंगे हम, बाय मैनर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते थे। अक्षय मेड अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी। अक्षय क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, मेड यहाँ पर क्या है कि वर्ब है, और अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये भी वापस से पास्ट इंडेफिनिट आ गया, मतलब वाज वर्ब का प्रयोग होगा। तो अ वेरी रिमार्केबल, अ वेरी रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड आएगा। मेड तो अपने आप में थर्ड फॉर्म है ही, सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। वॉज मेड बाय अक्षय, के अक्षत कर दें। हाँ वो ठीक है, चलो वो अक्षत और अक्षय एक ही बात है मेरे लिए, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। एवरीवन लव्स द नेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर लव्स द नेचर कौन सा टेंस है बेटा, लव्स से समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, नेचर है। लव यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्रिया है, और एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब एवरीवन जब सब्जेक्ट होता है, एवरीबडी जब सब्जेक्ट होता है, ऑल जब सब्जेक्ट होता है, तो हम बाय के साथ में उस सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल प्रयोग करेंगे, नेचर से चालू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर लगाएंगे। तो द नेचर क्या लगाएंगे हम, द नेचर इज लव्ड, द नेचर इज लव्ड। बस सेंटेंस यही खत्म हो जाएगा, बाय एवरीवन या बाय ऑल करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। बस ये 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को करते हैं समाप्त, और उसके बाद में फिर अगला जो पैसिव वॉइस एक्चुअली अभी खत्म नहीं हुआ है। पैसिव वॉइस थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, प्रैक्टिस ज्यादा करानी पड़ेगी, तो चिंता मत करिएगा, एक सेकंड वीडियो और लेके आऊंगा मैं इसी के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि माई कजिन हैज ड्रॉन द पिक्चर। अब यहां पर थोड़ा सा सेंटेंस में चेंज हो गया है, क्योंकि टेंस क्या पास्ट इंडेफिनिट आ रहे थे, अब यहाँ पर सेंटेंस थोड़े से हो गए चेंज यहाँ पर, ठीक है ना। माई कजिन हैज ड्रॉन द पिक्चर। यहाँ पर देखें बेटा, माई कजिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज यहाँ सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैज आ गया, ड्रॉन यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और पिक्चर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे दिस पिक्चर। दिस पिक्चर से चालू करेंगे। आपको पता है ना, मैंने कितनी बार बताया कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। कौन सी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में हमें बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पिक्चर से चालू करेंगे, तो ये दिस पिक्चर कर दिया हमने, दिस पिक्चर, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पर सेंटेंस, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैज हैव नहीं लगाएंगे, एक्टिव में लगेगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज का प्रयोग होता है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज बीन, हैव बीन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इसमें लेके आएंगे। तो दिस पिक्चर हैज बीन, सिंगुलर ही है इसलिए हैज बीन कर देंगे। हैज बीन ड्रॉन, ड्रॉन अपने आप में थर्ड फॉर्म ही है, ड्रॉन बाय माय कजिन, माय कजिन, इस तरह से इसका प्रयोग हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ही एक्सपेक्ट्स गुड न्यूज। अब एक्सपेक्ट्स एस लगा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा टेंस है बेटा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखना, पैसिव वॉइस हो चाहे नरेशन हो चाहे बाकी चीजें हो, अगर बच्चों को टेंस ढंग से नहीं आते हैं ना तो पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन जिनको टेंस थोड़े से भी ठीक आते हैं ना, थोड़े से भी, तो वो इन पैसिव वॉइस को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, क्योंकि ये बात तो सही है टेंस कई सारे बच्चों को नहीं आते हैं, तो मुझे टेंस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आना पड़ेगा,
क्योंकि डिटेल उसमें जब तक डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको चीजें समझ में आने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट्स यहाँ पर वर्ब है, और गुड न्यूज क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो गुड न्यूज यहाँ पर हम चालू करेंगे, गुड न्यूज। अब गुड न्यूज में एस तो लगा है, लेकिन बेटा ये सिंगुलर मानी जाती है, ध्यान रखना। इज आर एम लगाएंगे ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज आर एम लगाएंगे। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय हिम, ठीक है ना, ये इस तरह से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द फार्मर गैदर्स द हार्वेस्ट, कि भैया उसने फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है ना। फार्मर यहाँ सब्जेक्ट है, गैदर यहाँ पर क्या है, इकट्ठा करना वर्ब है, और हार्वेस्ट का मतलब फसल होती है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, द हार्वेस्ट। अब चूंकि ये कौन सा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें इज का ही प्रयोग होगा। फसल एक वचन में मानी जाएगी। इज गैदर्ड बाय द फार्मर, ठीक है ना, इस तरह से प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख ले, somebody has put out the light। पुट आउट का मतलब लाइट निकालना, ठीक है ना। पुट आउट के और भी अर्थ निकलते हैं, यहाँ पर लाइट निकालने को लेकर किसी ने लाइट निकाल ली, ठीक है ना। somebody has, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखना somebody सब्जेक्ट है, यहाँ पर पुट आउट वर्ब है, और लाइट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द लाइट से चालू करेंगे। द लाइट प्रेजेंट परफेक्ट है, तो यहाँ पर हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसलिए, एक्टिव वॉइस नहीं है। द लाइट हैज बीन पुट आउट का थर्ड फॉर्म भी पुट आउट ही होगा, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, ठीक है ना। तो लाइट हैज बीन पुट आउट, यहाँ पर समवन या समबडी लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समबडी, समवन या ऑल का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट पीछे लगाने की, बाय सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, मैकबेथ हैड डिफीटेड हिज एनिमी। हैड का प्रयोग हो गया, मतलब पास्ट परफेक्ट है। टेंस कौन सा है बेटा, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हैड बीन लगाएंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिज एनिमी। हिज एनिमी से चालू करिए सेंटेंस को। हिज एनिमी हैड बीन डिफीटेड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही है, डिफीटेड बाय मैकबेथ। तो हिज एनिमी हैड बीन डिफीटेड बाय मैकबेथ। तो मैंने लगभग आपको 30, 35, 40 क्वेश्चंस कराए हैं, और आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस ढंग से समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चंस बाय चांस एक बार में ढंग से समझ में नहीं आए तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है ऐसी कंडीशन में कि अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। अगर मैं आपके कमेंट्स देखता हूं तो मैं आंसर दूंगा। और इसी वीडियो को अगर एक कहीं पर भी आपको डाउट होता है, कहीं भी कोई संशय होता है, असमंजस होता है, तो इस वीडियो को दोबारा देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों में ये सब चीज़ें समझा सकूं। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और एक रिक्वेस्ट जाते जाते, जो कि मैं अक्सर नहीं करता हूं लेकिन अब करने लग गया हूं, कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड होके अगर अपलोड होते हैं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कृपया करके शेयर करिए मेरी वीडियो, अगर आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। इसी के लिए आज मैं आपसे विदा लूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय।